नमस्कार साथियों, मौलिक अधिकार का विषय हम पढ़ रहे थे और उसी विषय पर आगे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि जो हमने दो मौलिक अधिकार पढ़े आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो हमने दो मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे, सबसे पहले हमारा टॉपिक आप सबको पता है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार हम बहुत ही बारीकी से चर्चा कर रहे हैं एक एक पॉइंट को लेकर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समानता का अधिकार। कौन सा पढ़ा था? समानता का अधिकार, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। बात क्लियर? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया था समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जिसका उल्लेख है। फिर इसके बाद अगला हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। कहां तक है? 19 से 22। और पिछली क्लास में हमने ये अनुच्छेद भी पूरा पढ़ लिया था, अनुच्छेद 22, यानी कि हमने समानता का अधिकार पूरा पढ़ लिया और स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। यदि कोई ये क्लास नहीं देख पाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो हमारा तीसरा अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने समानता का पढ़ लिया, स्वतंत्रता का हमने पढ़ लिया। यदि इन दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आज जो हमारा है कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज का हमारा नया टॉपिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं या इसमें क्या क्या लिखा गया उसके संदर्भ में बात करते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो सबसे पहला अनुच्छेद 23, इसके अंदर दे रखा है मानव दुर्व्यापार। एवं बलात्सर्म निषेध। अब ये बात दे रही कि हमें इस बात को समझना, इसका मतलब क्या होता है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म निषेध कौन से में? अनुच्छेद 23 में। अब देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि मानव दुर्व्यापार किसे कहते हैं। मानव दुर्व्यापार, अब देखो आपको पता होगा, जो पिछले यानी कि हमारे प्राचीन थोड़ा सा इतिहास में चलते, हम इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले दास प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? दास प्रथा प्रचलित थी। पहले क्या होता था कि व्यक्तियों को, इसको जो भी मानव होते थे, उन मानव को दास बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? दास बनाया जाता था। अब इस जो दास बनाया जाता था इसमें पुरुष भी होता था। कौन होता था? पुरुष। और इसमें महिला भी होती थी जिसको दासी बनाया जाता था। और दास के अंदर
बच्चों को भी बनाया जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में यानी कि इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में हमने पढ़ा होगा कि पहले दास प्रथा प्रचलित थी और दास पुरुषों को भी बनाया जाता था, महिलाओं को भी और बच्चों को भी दास बनाया जाता था। अब देखो उनसे क्या करते थे, जो भी गरीब तबके के लोग होते थे, कौन होते थे, जो भी गरीब लोग होते थे वो क्या करते थे कि खुद को बेच देते थे। क्या करते थे, खुद को बेच देते थे। और जो खरीदने वाला सेठ साहूकार होता था वो इनको खरीद लिया, फिर इनसे पूरे दिन काम करवाता था। क्या करवाता था, पूरे दिन इनसे काम करवाता था, बदले में 2 वक्त की रोटी देता था। बाकी इनको पूरी, ऐसा समझ लो आप, पूरी तरीके से पूरे दिन काम में रखते थे और सिर्फ 2 वक्त का क्या देते थे, खाना देते थे। सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त का इनको खाना देते थे। ठीक है, अब ये दास प्रथा थी और ये चली आ रही थी राजा महाराजाओं के, किसमें, राजा महाराजाओं के काल से ये चली आती थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान के जो निर्माता थे, कौन थे, संविधान के निर्माता, संविधान निर्माता, उन संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि यदि इस तरीके से परंपरा चली आ रही है तो ये जो गरीब हैं ये और गरीब होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे और इनके अधिकारों का फिर क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। फिर इनको कुछ अधिकारों से मतलब भी नहीं रहेगा। फिर इन्होंने क्या किया था, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसको संविधान में जोड़ा, जिसके अनुच्छेद 23 में कहा गया था कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार क्या है, निषेध है। क्या है, निषेध, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, अपराध है। क्या है, अपराध है। अब देखो एक मानव दुर्व्यापार के अंदर क्या क्या आता है, ये तो थी प्राचीन। अब देखो मानव दुर्व्यापार के अंदर, जैसे दुर्व्यापार के अंदर कौन कौन शामिल है, जैसे आपको पता है कि मानव दुर्व्यापार के अंदर सामान की तरफ जो पुरुष, महिला एवं बच्चों को जब व्यापार किया जाता है, क्या किया जाता है, पुरुष और महिला और बच्चे, पुरुष, महिला तथा बच्चों, इन तीनों का जो व्यापार किया जाता है, क्या किया जाता है, व्यापार, यानी कि इनको बेच दिया जाता है। ठीक है, इनको बेचना। अब जो इनको बेचा जाता था उस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। क्या लगा दी, रोक लगा दी कि आप इन पुरुष, महिला, बच्चों को सामान की तरह आदान प्रदान नहीं कर सकते। कई बार होता है कि ज्यादा जब रकम हो जाती है गिरवी, तब ये क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं कि महिलाएं, ये जब तक मैं आपकी रकम ना चुकाऊं तब तक आप अपने पास रख लो, ये मेरा बच्चा है तब तक आप अपने पास रख लो। इस तरीके से होता था। लेकिन मानव दुर्व्यापार के अंदर इस अनुच्छेद के द्वारा इसको क्या कर दिया, अपराध घोषित कर दिया। इसको क्या घोषित कर दिया, अपराध घोषित कर दिया कि आप सामान की तरह पुरुष, महिला, बच्चों को नहीं बेच सकते हो। इसके अलावा आपको पता है महिलाओं से जो वेश्यावृत्ति का काम करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, जबरदस्ती उनसे वेश्यावृत्ति का जो काम करवाया जाता है वो भी एक अपराध है। क्या है, अपराध है। उसको भी इस मानव दुर्व्यापार के अंदर ही शामिल किया है कि आप महिलाओं से वेश्यावृत्ति का काम नहीं करवा सकते हो। ये भी एक तरीके से क्या है, अपराध है। इसके अलावा कि आप किसी को भी दास नहीं रख सकते हो। क्या नहीं रख सकते हो, दास नहीं रख सकते। दास करते गुलाम बनाकर आप अपने पास नहीं रख सकते हो। ये मानव दुर्व्यापार का अर्थ हुआ। किसका, मानव दुर्व्यापार। अब देखो बलात्कार क्या होता है, कौन सा, बलात्कार। अब देखो बलात्कार का अर्थ है किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना।
ठीक है। बलात् शर्म का अर्थ क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो जबरदस्ती करना। क्या होता है? जबरदस्ती करना। अब देखो बलात् शर्म का अर्थ है कि किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। जब उसकी इच्छा है ही नहीं काम करने की, फिर भी उससे काम करवाया जाता है, एक तरीके से क्या हो गई? जबरदस्ती हो गई। क्या हो गई? जबरदस्ती हो गई। तो बलात् शर्म निषेध यानी कि किसी व्यक्ति से आप उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करवा सकते, यानी कि उसके साथ आप किसी तरीके से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अब देखो ये जो बलात् शर्म है ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं है। क्या नहीं है? शारीरिक, कि आप सिर्फ इसका शारीरिक रूप से यानी कि जो शर्म करवाया जाता है यानी कि काम करवाया जाता है, सिर्फ वही बलात् शर्म में नहीं आता है। किसी व्यक्ति से हम जो काम करवाते हैं, क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं, और काम करवाते समय उसको न्यूनतम यानी कि कम मजदूरी देना। क्या देना? उसको कम मजदूरी देना। ये भी एक तरीके से क्या है? बलात् शर्म है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता लेकिन आप उसको न्यूनतम मजदूरी दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अब मान लो वो 10 घंटे काम करता है बेचारा। कितने घंटे? 10 घंटे वो काम करता है। अब 10 घंटे काम करता है लेकिन आप उसको वेतन 3 घंटे का देते हो। क्या देते हो? 3 घंटे का। तो अगली बार आएगा क्या काम करने के? नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसको पकड़कर काम करवाते। ये फिर क्या है? बलात् शर्म है। क्या है? बलात् शर्म यानी कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, ये क्या होता है? बलात् शर्म होता है। तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् शर्म निषेध अनुच्छेद 23 में क्या गया है कि यदि कहीं पर बलात् शर्म जैसी घटना होती है तो एक अपराधी घटना है। कौन सी है? अपराध के दायरे में आती है। अब देखो इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, बेगार प्रथा। कौन सी? बेगार प्रथा। उस पर भी रोक लगेगी अनुच्छेद 23 के तहत। कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा। अब देखो जरा थोड़ा सा समझो कि बेगार प्रथा होती क्या है या बेगार प्रथा किसे कहते हैं। अब देखो बेगार प्रथा यानी कि जो जमींदार यानी कि ऊंच जो धनवान लोग होते थे, और प्राचीन काल में यदि देखते हैं तो जो जमींदार वगैरह होते थे, राजा महाराजा और फिर सेठ साहूकार जमींदार वगैरह ठाकुर वगैरह होते थे, वो क्या करते थे? किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते थे। क्या करते थे? किसी को कुछ पैसे उधार देते थे। अब मान लो किसी किसान को उन्होंने क्या कर दिया? पैसे दे दिए। एक मान लो एक किसान है और इस किसान को क्या दे दिए? कुछ रुपए उधार दे दिए। क्या दे दिए? कुछ रुपए उधार दे दिए। अब उसको रुपए दिए किसान को। अब ये रुपए किसने दिए? तो जो वहां पर जमींदार लोग होते थे उन्होंने क्या किया? इस किसान को रुपए उधार दे दिए। अब ये किसान इन रुपयों को नहीं चुका पाता क्योंकि वो ब्याज इतना लेते थे कि वो चुका नहीं पाता था। ऐसे स्थिति में क्या होता था कि किसान का कोई भी पुत्र होता था या किसान खुद भी होता था, किसान का पुत्र भी हो सकता है, किसान खुद भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते थे कि किसान या किसान के पुत्र को अपने वहां काम पर ले जाते थे। ये जमींदार लोग क्या करते थे? अपने वहां काम पर ले जाते थे और काम पर ले जाते थे, फिर इनसे पूरे दिन काम करवाया था लेकिन वेतन कुछ भी नहीं देते थे। क्या नहीं देते थे? इनको वेतन बिल्कुल भी नहीं देते थे। ये जो प्रथा थे इसे क्या कहते हैं? बेगार प्रथा कहते हैं। कौन से प्रथा? बेगार प्रथा। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि रुपए पैसे उधार दे तभी बेगार प्रथा करवाई जाती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो गरीब तबके के किसान लोग हैं, कौन से? गरीब तबके के किसान लोग, वो जो गरीब तबके के किसान लोग हैं कई बार वो क्या करते हैं? अपना जो पुत्र होता है उसको जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वहां पर उसको भेज देते थे। क्या करते थे? भेज देते थे, क्योंकि वो उस जो किसान होता था वो उस बालक को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता था। तो वो यही सोचकर अपने पुत्र को उच्च वर्ग के यहाँ भेज देता था कि कम से कम वो जिंदा तो रहेगा, उसे कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। तो वो पुत्र क्या करता था? सुबह से लेकर रात तक क्या करता था? काम करता रहता था सिर्फ, और उसको क्या मिलता था? 1 वक्त का खाना सुबह और 1 वक्त का खाना शाम को।
बस उसे 2 वक्त का खाना मिलता था और दो वक्त का खाना है वो उसे मिलता था, और उसी 2 वक्त के खाने पर वो पूरा दिन काम करता था और उसे वेतन के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, वेतन उसे कुछ भी नहीं मिलता था। और जो उच्च वर्ग का लोग उसे, जो व्यक्ति होता उसे लेकर जाता था, उससे कुछ भी काम करवाता था, पूरे दिन उससे काम करवाता था। तो ये जो प्रथा थी बेगार प्रथा, क्या कौन सी प्रथा थी? बेगार प्रथा। तो इस बेगार प्रथा का भी अंत किया गया, कौन से? अनुच्छेद 23 के द्वारा। और अनुच्छेद 23 में यह कहा गया था कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? किसी भी व्यक्ति का आप शोषण नहीं कर सकते हो। अब किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते किस प्रकार से? कि आप उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम नहीं करवा सकते हो, उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। और उसे ऐसा दास बनाकर भी आप नहीं रख सकते हो, और जितनी उसकी मजदूरी है उतनी आपको देनी पड़ेगी। न्यूनतम मजदूरी भी, वो भी किस में आ जाएगा? बलात् शर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बलात् शर्म में आ जाएगा, जो एक क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। अब ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 23 की धारा 1 के अंदर। ये सारी बात किस में लिखी गई है? अनुच्छेद 23 की धारा 1 में लिखा गया है कि आप मानव, जो भी पुरुष हैं, महिला हैं, चाहे बच्चे हैं, उसको सामान की तरह आप बेच नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? बेच नहीं। क्योंकि प्राचीन काल में आपने देखा ही होगा, आप पढ़ते हो इतिहास के अंदर, कि गुलाम खरीदते थे और गुलामों को बेचा जाता था। तो वही चीज है कि आप पुरुष, महिला या बच्चों को किसी प्रकार से सामान की, जिस तरीके से सामान बेचते हो उस तरीके से आप इनको नहीं बेच सकते हो। और महिलाओं से आप किसी प्रकार की कोई वेश्यावृत्ति का काम नहीं करवा सकते हो, क्योंकि वेश्यावृत्ति का काम होता है वो भी एक बलात् शर्म होता है, क्योंकि जबरदस्ती करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया जाता है। उस पर भी क्या है? रोक है, वो भी क्या है? निषेध है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 23 की जो धारा 2 है, अनुच्छेद 23 की धारा 2, उसमें लिखा गया है, इसका बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। जो 23 की धारा 1 है, इसका पूरा का पूरा विपरीत लिखा गया है अनुच्छेद की धारा 23 की धारा 2 में। अनुच्छेद 23 की धारा 2 में। अब देखो पहला तो बात इसमें लिखा क्या गया, फिर इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें लिखा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कार्य करवा सकता है तथा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा लिखा गया है, दूसरी इसी में बात लिखी गई है कि राज्य ऐसा कार्य करते समय धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। अब देखो इस सारी बात को हमें समझना है कि अनुच्छेद 23 की धारा 1 है, उसमें तो लिखा गया था कि
किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, किसी से नहीं करवाया जाएगा, जिसकी मजदूरी है उतनी उसको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा दे रखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक उद्देश्य, इस बात को ध्यान से समझना, एक शब्द ये सार्वजनिक और दूसरा है उद्देश्य, कि राज्य किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कार्य करवा सकता तथा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्योंकि 23(1) में तो कहा था कि जिस व्यक्ति से आप काम कर रहे हो उसे आपको क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। लेकिन अनुच्छेद 23 की धारा 2 इसका पूरा का पूरा उल्टा है। वो बोल रहे हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करवा सकता लेकिन वेतन देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब इस बात को आप समझो कि आखिर ये अनुच्छेद 23(2) कहना क्या चाह रहा है। तो आप इस बात को बड़े आराम से और ध्यानपूर्वक सुनना कि अनुच्छेद 23 की जो धारा 2 है वो आखिर में बोलना क्या चाहती है। वो ये बोल रही है कि राज्य जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करवाया जाएगा, राज्य से जो भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करवाया जाएगा तो उसके लिए राज्य किसी व्यक्ति को कोई वेतन नहीं देगा। यदि हम उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो जैसे अभी आप लोगों को पता है कोरोना महामारी है। कौन सी? कोरोना महामारी। अब कोरोना महामारी के समय जो राज्य हैं वो जो कहीं प्रकार की सुरक्षा एजेंसी है उससे क्या ले रही है? सहायता ले रही है। क्या ले रही है? सहायता ले रही है। तो ऐसी स्थिति में वो उनसे सहायता तो प्राप्त कर, क्योंकि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस महामारी से बचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ये क्या हो गया? सार्वजनिक उद्देश्य हो गया। तो इसके लिए वो सहायता ले रही है तो वो एजेंसी भी इनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 23 की धारा 2 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति से कार्य करवा सकता है। अब उनसे ये कार्य करवा लेकिन उनको वेतन नहीं दे रही। क्या नहीं दे रही? वेतन नहीं दे रही। अब जैसे समझो कि भारत के अंदर युद्ध हो गया, भारत का किसी देश के साथ क्या हो गया? युद्ध हो गया। तो युद्ध हो गया और वहां पर सैनिकों की आवश्यकता है। तो अचानक से इतने सैनिकों की भर्ती करना इतना पॉसिबल है नहीं कि दौड़ वगैरह, फिजिकल वगैरह सब अच्छी तरीके से हो और उसी के बाद उनको सैनिक बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य उन नागरिकों से सहायता ले सकता है? क्या ले सकता है? सहायता ले सकता है कि ये युद्ध छिड़ गया तो आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? सहायता करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सहायता करनी पड़ेगी। और जैसे सार्वजनिक उद्देश्य के तौर पर और समझो, जैसे कोई भी नदी वगैरह है, कोई ऐसे जो सार्वजनिक उद्देश्य के काम, जैसे नदी है, अब उस नदी को साफ करना है। क्या करना है? नदी को साफ करना। तो जो नदी को साफ करना है तो वो एक सार्वजनिक उद्देश्य हो गया, इसलिए राज्य किसी व्यक्तियों की या कोई एक संस्था होगी उसकी सहायता लेगा कि आपको ये काम करना है। तो उसके बदले ऐसा नहीं वो संस्था बोलेगा हमें तो वेतन देना पड़ेगा, तो राज्य उसको वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 23 की धारा 2 में कहा गया है कि सार्वजनिक उद्देश्य। लेकिन उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए, जिसमें सबका कल्याण, वही उद्देश्य होना चाहिए। और उसी उद्देश्य के द्वारा ही क्या करे? ऐसे उद्देश्य ऐसे कार्य करवा सकता है। फिर इसमें दूसरी बात ये रखिए कि राज्य ऐसा कार्य करते समय, कैसा कार्य करते समय? जो सार्वजनिक उद्देश्य का कार्य है वो कार्य करते समय राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो नदी साफ करने का काम है या इस कोरोना महामारी में कुछ एक आवश्यकता है व्यक्तियों की, तो वो सिर्फ हिंदू ही होंगे या वो सिर्फ मुस्लिम ही होंगे या वो सिर्फ सिख ही होंगे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। जाति के आधार पर भी वो कोई भेदभाव नहीं कर सकता और धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कार्य यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है तो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं। बिना भेदभाव के आप सबसे क्या करवा सकते हो? कार्य करवा सकते हो और उसे वेतन देने के लिए बाध्य राज्य नहीं है। ठीक है, ये बात दे रखी अनुच्छेद 23 की धारा 2 में। अब देखो अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। अब देखो अनुच्छेद 24 को ध्यान से समझना। अनुच्छेद 24 में दे रखा है
कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से खतरनाक कारखानों में कार्य करवाना निषेध है। क्या है? कार्य करवाना निषेध है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से खतरनाक कारखानों में कार्य करवाना निषेध। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ जो खतरनाक कारखाने फैक्ट्री वगैरह है उसी में कार्य करवाने की मनाही है। किसमें? अनुच्छेद 24 में, कि जो 14 वर्ष से कम कोई भी बालक है तो उसको फैक्ट्री है जो खतरनाक कारखाने वगैरह वहां पर उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। लेकिन जो हमारी सरकार है वो इस अनुच्छेद से आगे भी काम करती है। क्या करती है? इस अनुच्छेद से आगे भी वो काम कर रही है। और सरकार ने तो यहाँ तक नियम बना दिए थे कि किसी भी जो 14 वर्ष से कम बालक है, जरूर नहीं कि वो फैक्ट्री में जो घरेलू कामकाज होते हैं, चाहे हो घरेलू जो घर के अंदर कोई भी काम हो, वो भी आप नहीं करवा सकते। वो भी काम आप नहीं करवा सकते। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि होटलों के अंदर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जो चाय की थड़ी वगैरह होती है, चाय की दुकानें होती है, वहां पर भी छोटे बच्चे आपको बर्तन धोते या चाय इधर उधर ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो वो भी क्या है? अपराध है। वो भी क्या है? अपराध है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रेस्टोरेंट में जाते हो, होटलों में जाते हो, दुकानों में जाते हो, या कई प्रकार फैक्ट्रियों में देख लो जहां पर जरूरत होती है वहां पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो वो भी क्या है? अपराध है। और 2006 के बाद, कब के बाद? 2006 के बाद जो सरकार है, 2006 के बाद सरकार ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। अब देखो, मान लो घर का बालक है, वो घर का काम करे तो वो तो सभी करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि फिर आपके घर वाले बोले कि ये काम कर, तो आप ऐसे नहीं कि 14 वर्ष से कम हो कैसे काम कर, तो सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, तो वो बात नहीं। बात है कि किसी और बालक से अपने घर के अंदर काम करवाना, वो भी क्या? एक अपराध है। कई बार आपने देखा होगा झाड़ू निकालते हैं या घर के अंदर पौधों को पानी वगैरह पिलाते हैं, तो वो सारी आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भी एक क्या? अपराध की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में। इसके अलावा आप दुकान पर भी 14 वर्ष से कम बालक को नहीं रख सकते हो काम करने के लिए, वो भी क्या है? अपराध है। यानी कि 2006 के बाद सरकार ने बोल दिया कि आप जो 14 वर्ष से कम बालक उसको आप किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करवा सकते, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे घर हो या चाहे रेस्टोरेंट हो, कहीं पर भी आप 14 वर्ष से कम बालक से आप कार्य नहीं करवा सकते। यानी कि 14 वर्ष से कम बालकों के जो कार्यक्रम पूर्णतः क्या कर दिए गए थे? प्रतिबंधित कर दिए। क्या कर दिए गए? और इनके लिए आप लोगों को पता है कई सारे अधिनियम में बनाए गए हैं। जो अधिनियम 1986 है उसको 2006 में बाल श्रम के अंदर एक उसमें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में 14 वर्ष से कम बालकों को कार्य नहीं करवाया जाएगा। और उस अधिनियम का नाम बदल कर भी बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम रख दिया गया था। ठीक है। ऐसे बहुत सारे अधिनियम बना दिए गए ताकि इन बच्चों का क्या हो? भविष्य सही हो सके। और इसीलिए 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बालक है उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अनिवार्य शिक्षा है, उसको प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम दी जानी चाहिए। तो इससे बच्चों के विकास के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। तो अनुच्छेद जो 24 है उसमें लिखा गया कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उनसे किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक था शोषण के विरुद्ध अधिकार का, कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। यदि इनमें से आपको कोई चीज समझ में ना आए तो अभी आप
तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रख सकते हो। यदि आपका कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो भी आप अपना जो मत है या जो आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तब तक आप घर पे बैठ रहिए, आराम से आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और आराम से पढ़ रहे हैं हम अनुच्छेद। देखो बहुत ही आराम से और बहुत ही तरीके से, नए सिरे से एक तरीके से देख लो, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। आर्टिकल में ऐसी कौन कौन सी बातें, एक एक बात को पूरा एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल का पूरा ऑपरेशन करके हम एक एक उसके पार्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन करके एक एक पार्ट्स को देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सहयोग करना है, सीधी सी बात है। आपको लाइक से कमेंट करके बताना है। और अगली मुलाकात होगी हमारी इसी के साथ, अगले अनुच्छेद और नया हमारा जो अधिकार होगा उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।